नमस्कार दोस्तों, ये करप्शन कंट्रोल का 7वां वीडियो है। अब हमारा अगला एजेंडा है लैंड रजिस्ट्री टैक्स। लैंड रजिस्ट्री टैक्स क्या होता है? जब कोई एक इंसान अपनी एक ज़मीन किसी दूसरे आदमी को बेचता है तो सरकार दोनों लोगों से टैक्स लेती है। तो इसमें थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है। तो इसमें इस प्रकार होना चाहिए कि गवर्नमेंट को उस ज़मीन का हर साल एक प्राइस उसका तय कर ले, मार्केट के हिसाब से अपना एक प्राइस तय कर ले और हर साल उसमें उसको अपडेट करते रहे। उसके बाद इसमें अगला सिस्टम क्या होना चाहिए कि जब कोई दो लोग आपस में ज़मीन खरीदे या बेचे तो उन्होंने कितने में लेन देन किया है ये डिस्क्लोज़ न किया जाए, उनको डिस्क्लोज़ करना अनिवार्य न हो। और गवर्नमेंट ने जो भाव तय किया है उस भाव का 5% दोनों लोगों को देना पड़ेगा। मान लीजिए एक आदमी अपनी एक ज़मीन किसी दूसरे को बेचता है 1 करोड़ में, तो 1 करोड़ का 5% 5 लाख होता है, तो 5 लाख रुपया खरीदने वाला भी देगा और 5 लाख रुपया बेचने वाला भी देगा। इसके अलावा वो ज़मीन कितने में खरीदी गई, कितने बेची गई, इसका खुलासा करना अनिवार्य न हो। और इसमें एक और क्लॉज क्या होना चाहिए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज़मीन बेचना चाहता है तो गवर्नमेंट का एक रेट होगा, लेकिन उस ज़मीन को दूसरे को देने से पहले उसको एक नीलामी में रखा जाएगा और उसके लिए 45 दिन का समय होगा। उसमें जो खरीदने वाला है वो भी भाव लगा सकता है और नए लोग भी आके भाव लगा सकते हैं। अगर वो भाव गवर्नमेंट के रेट से ज़्यादा होता है तो वो ज़मीन उसको मिल जाएगी जो सबसे ज़्यादा भाव देने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार मार्केट रेट भी गवर्नमेंट को मिलता रहेगा। तो इस तरीके से ये लेन देन आसान भी हो जाएगा। और जो एक बहुत बड़ी टेंशन रहती है लोगों के बीच में कि कम वैल्यू दिखाई जाए ताकि कम टैक्स देना पड़े, तो हमें क्या है कि लोगों की टेंशन भी ख़त्म करनी है। हमें देश का सिस्टम भी अच्छा बनाना है और लोगों को चोरी करने के लिए प्रेरित नहीं करना है। तो इस पूरे सिस्टम में आपके हर तरीके की चीज़ें को कवर किया जाता है। अब ये एक दूसरा एजेंडा है कि आपके पास जितनी भी ज़मीनें हैं, ज़मीनें दो तरीके की होती हैं। एक तो घर बनाने वाली ज़मीनें, रेजिडेंशियल एरिया, और एक कमर्शियल एरिया जहाँ पर दुकानें खोली जाती है, बिजनेस किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति अगर किसी के पास 1000 स्क्वायर फीट रेजिडेंस के लिए है और 1000 स्क्वायर फीट कमर्शियल के लिए है, उसके अलावा जितनी भी अतिरिक्त ज़मीन है उस पर 1% सालाना टैक्स लगना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन है और मैं अकेला हूँ, तो 1000 स्क्वायर फीट तक कोई टैक्स नहीं, बाकी 1000 स्क्वायर फीट पर 1% सरकार मुझसे टैक्स ले लेगी। या तो मैं उतना पैसा सरकार को दूंगा, और अगर मैं पैसा देने की स्थिति में नहीं हूँ तो मुझे वो ज़मीन सरकार को देनी होगी। सरकार ज़मीन ले ले, सरकार नीलामी करा के अपना पैसा ले ले। अब मान लीजिए एक परिवार में 4 आदमी है, तो 4 आदमी को 1000 स्क्वायर फीट की एक को छूट है, तो 4 लोगों को 4000 स्क्वायर फीट की छूट हो गई। यानी कि अगर वो कोई घर 2000 स्क्वायर फीट के घर में रहता है और 4 आदमी रहता है तो उसको फिर इसमें कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि एक व्यक्ति को 1000 स्क्वायर फीट की छूट है तो 4 लोगों को 4000 स्क्वायर फीट की छूट है। आदमी 4 हैं तो 4000 स्क्वायर फीट तक की छूट हो गई, और घर उनका 2000 स्क्वायर फीट का है तो उनको फिर इसमें कोई टैक्स नहीं देना है। अब जैसे हमने पिछले एजेंडे में रेजिडेंशियल लैंड और कमर्शियल लैंड की बात की थी, एक और किस्म का लैंड होता है एग्रीकल्चरल लैंड। इसमें एक मेरा प्रस्ताव ये है कि किसी के पास भी अगर 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो उस जितनी अतिरिक्त ज़मीन है 10 एकड़ के बाद उसका 1% ज़मीन वो सरकार को टैक्स के रूप में देगा। और सरकार वो 1% ज़मीन जो मिलेगी वो किसी न किसी किसान को उपहार के रूप में किसी भूमिहीन किसान को दिया जाए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा किसानों के पास ज़मीनें होने लगेंगी। अब जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि किसी किसान के पास 20 एकड़ ज़मीन है, तो पहले 10 एकड़ पे कोई टैक्स नहीं, तो 10 एकड़ ज़मीन उसकी अलग से रहेगी। अब बची 10 एकड़ एक्स्ट्रा, उस 10 एकड़ का 1% आपका 0.1 एकड़ होता है, तो वो ज़मीन उससे ले ली जाएगी और वो किसी भूमिहीन किसान को दे दी जाएगी।
तो जिस किसान से ली जाएगी वो टैक्स के रूप में ली जाएगी, और जब किसी किसान को दी जाएगी, भूमिहीन किसान को, तो उसको गिफ्ट के रूप में दी जाएगी। अब अगला एजेंडा है इनहेरिटेंस टैक्स। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है कि अगर किसी का पिताजी, किसी के पेरेंट्स खूब सारी संपत्ति छोड़ के जाते हैं, तो वो जब उसके बेटे और बेटियों को मिलता है तो उसमें से सरकार कुछ टैक्स ले ले। लेकिन अगर संपत्ति कम है तो टैक्स ना लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने एक सीमा बनाई है 50 करोड़। अगर 50 करोड़ तक की संपत्ति कोई आदमी छोड़ के मरता है तो उसको, बेटे को, 50 करोड़ तक की संपत्ति डायरेक्ट उसको मिल जाएगी बिना किसी टैक्स के। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा के छोड़ के जाता है तो उसके ऊपर 50% टैक्स लगना चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक आदमी है और उसके दो बेटे हैं, और वो आदमी की मृत्यु हो जाती है और वो 200 करोड़ की संपत्ति छोड़ के मर जाता है। तो दो बेटे हैं तो दोनों बेटे को 50-50 यानी 100 करोड़ रुपया उनको डायरेक्ट दे दिया जाएगा। अब बचा हुआ जो 100 करोड़ है उस पर टैक्स लगेगा, उस पर लगेगा 50% टैक्स। यानी कि उस 100 करोड़ का 50% यानी 50 करोड़ सरकार ले लेगी, और बचा हुआ जो 50 करोड़ है वो दोनों बेटे को आधा आधा यानी 25-25 करोड़ दे देगी। तो नेट क्या हुआ कि 75-75 करोड़ रुपए यानी 150 करोड़ रुपए दो बेटों को मिल गए, और 50 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स के रूप में मिल गया। ये कानून दुनिया के कई देशों में है। तो इस प्रकार सारे पैसे का विभाजन इस तरीके से हो जाएगा। इस कानून का ये फायदा होगा कि जिनके पास 1-1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है उसमें से सरकार को 50-50 हजार करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिल जाएंगे। तो हमें देश में बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं बनाने हैं। तो इस कानून से काफ़ी कुछ कंट्रोल में आएगा। अब अगला एजेंडा है कैशलेस, कि हमें कैशलेस को बढ़ावा देना है। तो मेरे पास कुछ सुझाव है कि कैशलेस को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल 70 रुपये का है, तो इसमें एक ऐसा रूल बना दिया जाए कि अगर आप कार्ड से खरीदोगे तो 70 रुपये लगेंगे, और कैश से खरीदोगे तो 75 रुपये लगेंगे। तो कोई भी आदमी 5 रुपये ज़्यादा नहीं देना चाहेगा। और कैश का ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हो सकता है आदमी का पास कार्ड उसकी पॉकेट से गिर गया हो, घर में भूल गया हो, तो वो 1-2 लीटर डलाकर एक बार के लिए अपना काम चला सकता है, बाद में कार्ड लाकर और बाद में सस्ते में पेट्रोल ले सकता है। उसी प्रकार सिनेमा हॉल में मान लीजिए टिकट 200 रुपये की है, तो कैश मिलेगा तो 200 की टिकट जो है उसको 250 में लेनी पड़ेगी, और अगर ऑनलाइन बुकिंग करेगा या कार्ड पेमेंट करेगा तो उसको 200 में मिलेगी। तो एक छोटा सुझाव है, तो इसी चीज़ को आधार मानकर सारी चीज़ों में ये लगा देना चाहिए। तो इससे लोग क्या है कि ऑटोमेटिक है ना कैशलेस पे आ जाएंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि क्या टैक्स चोरी करना मजबूरी हो सकती है। जी हाँ, टैक्स चोरी करना एक मजबूरी भी हो जाती है। तो क्यों मजबूरी हो जाती है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी एक मार्केट में 5 दुकानें हैं, और वो उन पांचों में से कोई एक दुकानदार क्या करता है कि टैक्स की चोरी शुरू कर देता है। तो वो टैक्स की चोरी करेगा तो उसको बचत होने लगेगी, तो वो अपना जो सामान बेचता है वो थोड़ा सस्ते में बेच पाएगा। तो अगर वो सस्ते पे बेच पाएगा तो फिर क्या है कि कस्टमर्स क्या करेंगे, उसकी दुकान में आने लगेंगे, और बाकी 4 दुकानों में कस्टमर नहीं जाएंगे। तो वो बाकी चारों दुकानें क्या होंगी, धीरे धीरे करके चारों दुकानें बंद हो जाएंगी, और सारे कस्टमर एक ही दुकान में आ जाएंगे, या ज़्यादा कस्टमर आ जाएंगे। तो उसकी सेल्स तो दुगनी तिगनी चौगनी हो जाएगी, और बाकी 4 लोगों का घाटा हो जाएगा। तो उन चारों को क्या है कि अपने आप को बचाने के लिए वो भी टैक्स चोरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा कंडीशन भी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकम टैक्स को कम्प्लीटली हटाकर खर्चे पे टैक्स लेना चाहिए, और जीएसटी खाली फैक्ट्रियों में लेना चाहिए, बाकी किसी भी लेवल पे जीएसटी ना हो। जीएसटी की दरें थोड़ी हो सकता है बढ़ानी पड़ जाए, तो फैक्ट्री में सरकार जितना चाहे 18%, 20%, 25% जितना उचित हो उतना वहाँ से ले ले। क्योंकि मेरी योजना ये है कि देश को भ्रष्टाचार से भी मुक्त करना है, और ये जो जटिल जो नियम कानून बने हुए हैं उनको भी आसान बनाना है, और लोगों को सुखी बनाना है। चोरी करने के लिए प्रेरित नहीं करना, चोरी करने के लिए मजबूर नहीं करना।
तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपको और वीडियो मिलेंगे जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इन कानूनों को लागू कैसे करवाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को ये अच्छे कानून की जानकारी हो, और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे नए नए वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।